बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। इसको समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल से समझाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक सर्किट है जिसको हम RLC सर्किट कहते हैं। आपको ये जो मालूम है, अगर आपने मेरे पिछले वाले इससे कबल वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये आइडिया ज़रूर होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई वाला करंट आए या फ्रीक्वेंसी लो वाला आए, रेजिस्टर में से दोनों गुजर जाएंगे। रेजिस्टर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। रेजिस्टर में से किसी भी किस्म की फ्रीक्वेंसी का अगर करंट गुजरेगा तो वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो नहीं करता कि भाई ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो मैं रोकूंगा, कम होगी तो नहीं रोकूंगा। ये फ्रीक्वेंसीज के ऊपर नखरे नहीं करता। जैसा करंट होगा, जितना करंट होगा उसको उतनी रेजिस्टेंस देगा, ईमानदारी के साथ बस जान छुटी। लेकिन इंडक्टर जो है वो उस करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस देता है या ज्यादा रिएक्टेंस देता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर है। तो यहाँ पर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हायर है तो ये इंडक्टर इसको रोक लेगा। ठीक है। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है ये उस करंट को रोकता है जिस करंट की फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये उससे उलट है। यानी कि यहाँ पर अगर इस करंट की या इस वेव की फ्रीक्वेंसी कम है तो इसको जो रोकेगा वो कैपेसिटर रोकेगा। अब हमने देखना है कि भाई अगर ये करंट हाई फ्रीक्वेंसी वाला आता है या लोअर फ्रीक्वेंसी वाला आता है, रेजिस्टर में से गुजर गया, इंडक्टर में से भी गुजर गया, क्योंकि इंडक्टर में अगर लो फ्रीक्वेंसी होगी तो लो रेजिस्टेंस, वो इसमें से भी गुजर गया। यहां आके ये अटक गया, यानी कि इसको किसने रोका? इस लो फ्रीक्वेंसी वाले को कैपेसिटर ने रोका। फिर आता है हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट। जैसे ही हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट आया तो रेजिस्टर में से भी गुजर जाएगा। अगर यहाँ कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर को हम अगर यहाँ पर लगाएं तो कैपेसिटर में से भी गुजर जाएगा। मगर हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट इंडक्टर में से जब गुजरता है तो इंडक्टर उसको गुजरने नहीं देता। अब ये क्यों नहीं गुजरने देता, इनके पीछे क्या चीजें हैं, ये हम सब पढ़ के आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको नहीं बताना चाह रहा। अगर आपने वो समझना है तो आप मेरे पिछले वाले वीडियो जरूर देखें। अब यहाँ पर मसला ये हुआ कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी वाला जाता है तो उसको एक रोकता है, लो फ्रीक्वेंसी वाला रोक आता है तो उसको दूसरा रोकता है। अब हमें एक ऐसा करंट यहाँ पर भेजना है जिसको जो रेजिस्टेंस हो वो इसकी तरफ से भी कम दी जाए और इसकी तरफ से भी कम दी जाए, या फिर एक ऐसा करंट या एक ऐसी फ्रीक्वेंसी वाला करंट जिसको जितनी रेजिस्टेंस या इंडक्टर दे उतनी ही रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस कैपेसिटर दे। अब फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यू या करंट की फ्रीक्वेंसी का वो वैल्यू जिसके ऊपर जो रिएक्टेंस उसको इंडक्टर दे उसी जितनी रिएक्टेंस उसको कैपेसिटर दे, तो उस फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। आप इसको दोबारा समझें कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो ऐसा वैल्यू है फ्रीक्वेंसी का, ऐसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का जिसके अंदर जो रिएक्टेंस गिवन बाय द इंडक्टर होती है और रिएक्टेंस गिवन बाय द कैपेसिटर होती है वो दोनों बराबर होती हैं। उस किस्म की फ्रीक्वेंसी को जिसके ऊपर दोनों सबस्टेंसेस या दोनों कंपोनेंट उसको बराबर रुकावट दें, उस फ्रीक्वेंसी का नाम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। अब दोबारा दूसरे लफ्जों में आप ऐसे समझें, अब ये जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है जिस पर रिएक्टेंस कैपेसिटर की, रिएक्टेंस इंडक्टर की दोनों बराबर हैं, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और उसको हम जाहिर एफ आर से करते हैं। अब इसको दोबारा लफ्ज ऐसे समझें, when for a certain frequency the capacitive and inductive reactance becomes equal, means xc is equal to xl, then this frequency is called resonant frequency। एक फ्रीक्वेंसी का ऐसा सर्टेन वैल्यू जिसके ऊपर जो कैपेसिटिव इंडक्ट रिएक्टेंस हो वही इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी अगर 5 ओहम हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी उसको 5 ओहम मिले। जब दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे ये वैल्यू के ऊपर जो करंट गुजरेगा और उस करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाई जाएगी। अब मिसाल के तौर पर यहां पर आप देखें, ये जो हायर लोअर फ्रीक्वेंसी वाला था, इसको जो ये कैपेसिटर था, इंडक्टर था, इसको 2 ओहम रेजिस्टेंस दे रहा था, यानी ये इसको कम रेजिस्टेंस दे रहा था। जैसे ये हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट आया तो इसको जो रुकावट है वो जो है इसकी तरफ से ज्यादा दी गई, यानी इंडक्टर की तरफ से। अच्छा, ऐसे समझे। अब अगर आपके पास ये लोअर फ्रीक्वेंसी वाला आया तो इसको ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस कैपेसिटर ने दी, यानी 10 ओहम दी, और इसने इसको दी 2 ओहम।
अब जब आपके पास ये हायर फ्रीक्वेंसी वाला करंट आता है तो इसको इंडक्टर देता है 20 ओहम रेजिस्टेंस, और उसको जो कैपेसिटर देता है वो देता है उसको 4 ओहम। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जिसके ऊपर इंडक्टर भी उसको 5 ओहम रेजिस्टेंस दे रहा है, जिसके ऊपर कैपेसिटर भी उसको 5 ओहम रेजिस्टेंस दे रहा है, तो अब हम कहेंगे कि ये फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू जिसके ऊपर दोनों रिएक्ट सबस्टेंसेस उसको एक किस्म की रुकावट दे रहे हैं, अब ये फ्रीक्वेंसी कहलाई जाएगी आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब at this frequency the circuit is to be said in resonance state। ये वो स्टेट जिसमें आप एक ऐसा करंट भेजें जिसमें जितनी रेजिस्टेंस इंडक्टर दे उतनी ही कैपेसिटर दे, तो उस टाइम उस पूरे सर्किट की जो स्टेट हो जाएगी वो स्टेट कहलाई जाएगी रेजोनेंस स्टेट। अब रेजोनेंस स्टेट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो आपके अब दोनों बराबर रेजिस्टेंस दे रहे हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कर देंगे कैंसिल। अब कैंसिल कैसे करेंगे? नाउ द अपोजिशन टू द करंट फ्लो इज ओनली ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर। वो क्यों? क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। अगर ये और ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, तो ये दोनों रिएक्टेंसेस एक दूसरे का जो इफेक्ट है वो कर देंगी कैंसिल। तो बाकी जो रुकावट मिली वो किसकी तरफ से मिलेगी? अगर कोई रुकावट मिलेगी अब तो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर से मिलेगी। इसका मतलब ये वो कंडीशन हो जाएगी अब जिसमें इन दोनों को हम कहेंगे कि भाई ये दोनों बेहोश हो गए हैं, ये दोनों रेजोनेंस हो गए हैं। अब यहां पर जो सारा काम कर रहा है वो रेजिस्टर कर रहा है। इसी वजह से रेजोनेंस स्टेट में इस पूरे सर्किट को हम कहेंगे रेजोनेंट सर्किट या रेजोनेंस स्टेट, या फिर हम इसको कहेंगे रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि अब यहां पर जो काम कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर ही है। अब दूसरी चीज यहां पर आप समझें कि वो रेजिस्टिव सर्किट इसलिए है क्योंकि अपोजिशन जो अब करंट को दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की तरफ से दी जा रही है। सो इट कैन बी सेड दैट दिस सर्किट इज नाउ द रेजिस्टिव सर्किट ड्यूरिंग द रेजोनेंस स्टेट। अब यहां पर आते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के फार्मूले या एक्सप्रेशन के ऊपर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आपने यहां पर एक बात समझी कि भाई जो रिएक्टेंस आपका ये इंडक्टर देगा वही रिएक्टेंस आपका ये कैपेसिटर देगा। इसका मतलब इस XL इज इक्वल टू XC हो जाती है रेजोनेंस स्टेट में। जब ये दोनों बराबर हो जाती हैं तो फिर हमने लिखा भाई हो जाती हैं बराबर तो लिख लेते हैं। जब हमने यहाँ पर लिखा तो अब यहाँ पर आपने XC का वो वैल्यू लिखना है और यहाँ पर आपने XL का वैल्यू लिखना है। XC के वैल्यू को आप जानते हैं वो बराबर है 1/2πfc के, और XL का वैल्यू आप जानते हैं वो बराबर है 2πfl के। अगर आपको यहाँ तक चीजें समझ आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और आप हमारे वीडियोस को जरूर अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करें ताकि वो भी फिजिक्स को सही नमूने में सही मानों में सीख सकें। वो ऐसे नहीं कि वो बगैर कॉन्सेप्ट से चीज़ों को रट्टा मारें, ऐसे समझें कि वो उनको हमेशा याद रहे। इसलिए जो हमारा चैनल है वो सबसे बेहतरीन है। अगर आप हमारे सारे वीडियोस देखे होंगे या देखेंगे तो आपको हर चीज़ इसी तरह से क्लियर होके मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो XC का वैल्यू आपने लिखा 1/2πfc, XL का वैल्यू लिखा आपने 1/2πfl। ये वैल्यूज हमने ऑलरेडी ड्राइव किए हुए हैं और हमने समझे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2πfc जो था, ये f अगर आप बराबर की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये जो डिवाइड में था यहाँ गया तो ये हो गया मल्टीप्लाई का। अब अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये f इंटू एफ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2π, ये f इसके साथ स्क्वायर हो गई, बाकी ये बचा l, तो 2πl f स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2πc है। अब यहाँ पर ये जो 2πl है इस ये मल्टीप्लाई में है यहाँ पर, तो आप बराबर में इसको ऐसे ले, बराबर की जब दूसरी तरफ आएगा मल्टीप्लाई वाला वैल्यू तो वो डिवाइड का हो जाता है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी वैल्यूज फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई में है वो बराबर की दूसरी तरफ चले जाएं। और जब बराबर की ये दूसरी तरफ आया तो ये हो गया डिवाइड का, तो 1/2πc इंटू 2πl। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये 2π और ये 2π आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो 2 और 2 4, पाई और पाई स्क्वायर, बाकी बचा l और c, तो आपने लिख दिया lc।
इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, यहां पर सेम। अब आपको एफ स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए, आपको चाहिए सिर्फ एफ का वैल्यू, यानी एफ खाली। इसलिए स्क्वायर को जब आपने बराबर की दूसरी तरफ लेके गए तो वो स्क्वायर फिर हो जाती है रेडिकल की। तो अब हो गया 1/4 पाई स्क्वायर एल सी, ये सेम वैल्यू। अब आपने देखा होगा कि अंडर रेडिकल 4 किसके बराबर होता है, 2 के। तो आपने इसको बाहर लिख दिया अंडर रेडिकल के। अगर आप देखें पाई स्क्वायर, तो स्क्वायर आपका पाई को रेडिकल को कैंसिल कर देगा, बाकी बचेगा पाई। तो आपने देखा कि 4 पाई स्क्वायर का जो रेडिकल निकला वो निकला 2 पाई, और आपने बाहर कर दिया रेडिकल से। बाकी जो रेडिकल में अंदर बच गया वो बच गया अंडर रेडिकल एल सी इज इक्वल टू एफ। अब इस वैल्यू को आप एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रेडिकल एल सी लिखें, या आप इस f को एफ आर कर दें, क्योंकि ये वैल्यू आपका f का तब आया है जब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर थे। और जब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होते हैं तो उस टाइम फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसीलिए हम यहां पर इसको एफ आर दे देंगे, क्योंकि ये वैल्यू एफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का है। अब यहां पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के साथ, तो एफ आर इज इक्वल 1/2 पाई इंटू अंडर रेडिकल एल सी। ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है जो आपको बार बार और हर जगह पर काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में, एमडी कैट के टेस्ट में, इंट्री टेस्ट में और मुख्तलिफ जगहों पर। अब यहां पर आप दूसरी चीज देखें, अगर आप इसका ग्राफ बनाते हैं तो इस ग्राफ को आप समझ लें। यहां पर आप देख रहे होंगे कि ये आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो करंट डिक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपका जो रिएक्टेंस का वैल्यू, वही आपके पास कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू। यहां पर अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पर, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है और इंडक्टिव रिएक्टेंस कम है। अगर इस ग्राफ में आप देखेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम है। मगर ये आखिर चल चलकर एक ऐसी पॉइंट पर पहुंचेंगे जिस पॉइंट पर जो वैल्यू आपका XC का होगा वही वैल्यू आपका XL का हो जाएगा। यानी ये वो स्टेट है जिसके ऊपर ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में हो जाते हैं बराबर। इस स्टेट को हम रेजोनेंट स्टेट कहते हैं, और वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है हमें, उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब ये ग्राफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के आइदर साइड, यानी दोनों साइड आपका जो करंट है वो डिक्रीज होता है, ये आप याद कर लें। इस तरफ भी आप जाएंगे तो करंट डिक्रीज होगा, इस तरफ भी आप जाएंगे तो करंट डिक्रीज होगा। तो रेजोनेंस स्टेट के बाद आपका जिस भी स्टेट में वो आपका सर्किट चला जाए, रेजोनेंस स्टेट के बाद अगर करंट इधर डिक्रीज होगा तो आपका वो कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा, अगर इधर डिक्रीज होगा तो आपका वो इंडक्टिव सर्किट हो जाएगा। तो रेजोनेंस स्टेट सिर्फ वाहिद एक ही पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो रेजोनेंस बिहेव करता है, रेजोनेंस स्टेट में होता है, अपने बेहोशी की हालत में होता है, जिसमें ना तो ये काला काम करता है ना तो ये काम करता है, वहां पर सिर्फ रेजिस्टर काम करता है। आई होप को कि आपको यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो आसानी के साथ, लॉजिक्स के साथ और बेहतरीन नमूने से समझ आई हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस किस्म के वीडियोस को पूरा देखें, और इस पूरे चैप्टर को और इस पूरे सिलेबस को आप अगर इस तरह से समझ लेंगे तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि आपको कोई भी फिजिक्स के अंदर अपना करियर परस्यू करने में कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करें। तो दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।